हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखिए, आज मैं आपके साथ जिस विषय को लेकर चर्चा करने वाली हूँ वो है व्याकरण का शब्द विचार, जो आपके चैप्टर 4 में है शब्द विचार। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ये शब्द क्या है। आप लोग इससे पहले पढ़े हो, वर्ण विचार पढ़े हो। वर्ण जैसे क ख ग घ जो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं, उससे पहले हम लोगों ने वर्ण को लेके पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार को लेके। तो शब्द क्या होता है? ये है वर्णों का समूह। देखिए, शब्द किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आप पूछेंगे सार्थक क्या होता है? सार्थक समूह अर्थात यहाँ पे ऐसे शब्द जिसके अर्थ होते हैं। ऐसा कोई शब्द आपने बैठा दिया, हर शब्द शब्द नहीं हो जाता, उसका एक सार्थक या सही अर्थ होना चाहिए। जैसे चाय, जैसे चाय बोल रही हूँ तो चाय में क्या, चाय आप जानते हो कि चाय मतलब टी जिसको हम बोलते हैं, है ना, उसका एक अर्थ निकल रहा है, उस शब्द का अर्थ। तो सार्थक समूह को मतलब सार्थक उस शब्द का अर्थ सही होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, शब्द तो हमने जान लिया है कि वर्णों के समूह को, सिर्फ वर्णों के समूह से नहीं, वर्णों के सार्थक समूह को जिसका एक अर्थ निकले। तो अब हमें जान लेना है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे शब्दों के भेद के बारे में बताया गया है। पहला तो है शब्द के उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो इस प्रकार से शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। शब्दों के 4 भेद, इनके भी हम और भेद हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम शब्दों के भेदों के बारे में जान लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। क्या क्या? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ये तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, अर्थात जो संस्कृत शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया है घृत, आप जानते हो ये शुद्ध शब्द है, मैंने संस्कृत के शब्द संस्कृत में ही प्रयोग आते हैं। तो वो हो गया आपका तत्सम शब्द, बिल्कुल शुद्ध रूप। तो इसे हम हिंदी में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो वो हो गया तत्सम। जैसे घृत, एक्चुअली में हम तो घृत नहीं बोलते, हम घी बोलते हैं, लेकिन घृत जो है वो संस्कृत शब्द है। तो तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो हिंदी में ज्यों का त्यों रखा जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो हो गया आपका तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, तो अग्नि का क्या होता है हिंदी शब्द? आग। तो हम ऐसा तो नहीं बोलते देखो वहाँ अग्नि लगी है, हम क्या बोलते वो देखो आग लगी है। तो हम ज़्यादातर जिस शब्द का प्रयोग करते वो है आग, लेकिन इसका शुद्ध शब्द मतलब संस्कृत शब्द क्या है? अग्नि। अच्छा, तो ये हो गया तत्सम शब्द मतलब संस्कृत निष्ठ शब्द। उसके बाद आते हैं हम तद्भव शब्द में। अब ये तद्भव शब्द क्या है? तो देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़ा बहुत बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग में आते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द, ये शब्द संस्कृत के हैं लेकिन इसको हम कन्वर्ट करके हिंदी में बदल लेते हैं। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़ा बहुत बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग लाए जाते हैं, तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम सूर्य नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? सूरज। उसके बाद जैसे चांद बोलते हैं हम, एक्चुअली वो संस्कृत में वो है चंद्र। तो हम संस्कृत शब्द को बदलकर हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका तद्भव शब्द।
उसके बाद तीसरा देखिए वो है देशज। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। देशज शब्द क्या है? तो वे शब्द जो स्थानीय आधार पर ध्वनि के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। अब देखिए एक एक जगह में, ये जो हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे विभिन्न जगह के विभिन्न अंचलों में एक नए शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए पगड़ी, ये हमारी देशी भाषा है, हम पगड़ी बोलते हैं। उसके बाद हम थैला बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब शब्द क्या, एक एक अंचल में एक एक स्थानीय भाषा है, वहाँ की स्थानीय बोली है, तो इसीलिए उन शब्दों का प्रयोग हम अपने लाइफ में भी करते हैं, हम उसको भी हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए वो हो गया आपका देशज, जो हमारी देशी भाषा है, जो हमारे देश में बोली जाती है। उसके बाद है विदेशी। देखिए विदेशी शब्द से आप सभी परिचित हैं, कुछ कुछ शब्दों से जो हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। जैसे वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आकर हिंदी के बन जाते हैं, मतलब ऐसी विदेशी भाषा जो हिंदी में आकर हिंदी के बन जाते हैं, मतलब हम उसको हिंदी में हम जैसे बातें कर रहे हैं तो हम उन शब्दों का, उन विदेशी शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, उसको वो हमारे हिंदी शब्द ही बन गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे विदेशी भाषा अरबी, फारसी, पुर्तगाली और बहुत सारी जो विदेशी भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। जैसे देखिए हम स्कूल बोलते हैं, स्कूल क्या है, एक विदेशी भाषा है। विद्यालय नहीं बोलते हमेशा, हम क्या बोलते हैं, स्कूल। उसके बाद देखिए टिकट, तो ये जो शब्द जो है यहाँ पे स्कूल, टिकट, तो ये क्या है, विदेशी शब्द हैं जो हमारे हिंदी के बन गए हैं, हम हिंदी में ही इनका प्रयोग करते हैं इन शब्दों का। अच्छा देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने वो डिस्कस कर लिया है कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब जो दूसरा जो है शब्द के भेद, वो है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। देखिए रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो देखिए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? अब देखिए ये समझना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है इसमें कि जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उन खंडों का कोई अर्थ ना निकले तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे मैं चाय ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये जो चाय शब्द है इसको जब हम खंड करेंगे तो कैसे, देखिए च में आ की मात्रा चा प्लस य। अब देखिए माने इस शब्द का मैंने खंड कर दिया है, तो खंड करने से क्या हुआ, एक चा हो गया, एक य हो गया, है ना, एक चा हो गया, एक य हो गया। अब बताइए कि ये चा का अर्थ क्या होता है या फिर य का अर्थ क्या होता है, नहीं पता ना। तो देखिए यहाँ पे चा का भी कोई अर्थ नहीं होता, य का भी कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर उन दोनों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पे मैं तन शब्द मैंने लिखा है, तो तन का भी जैसे देख लीजिए तन, इसका मैंने खंड किया तो देखिए न, तो देखिए त का कोई अर्थ होता है या न का कोई अर्थ होता है, नहीं। तो जब हम खंड कर रहे हैं तो दोनों का सेपरेटली कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो हो गया आपका रूढ़ शब्द, ठीक है। मतलब ऐसे शब्द जिसको खंड करने पर दोनों खंडित जो शब्द हैं उनका कोई अलग अर्थ ना निकले, वो हो गया आपका रूढ़ शब्द। उसके बाद दूसरा जो है देखिए यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात खूब इजी वे में अगर मैं बोलूं तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जैसे आपने रूढ़ शब्द में देखा कि यहाँ पे मैंने शब्द को तोड़ा है और तोड़ने के बाद दोनों का कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकल रहा है,
लेकिन यौगिक में क्या होता है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है। मतलब हम अगर शब्द को खंड करते हैं तो खंड करने पर दोनों का ही अलग अलग अर्थ निकलता है, तो वो आपका हो गया यौगिक। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जैसे यौगिक मैंने लिखा है हिमालय, तो हिमालय को मैं अब तोड़ती हूँ, देखिए हिम धन आलय। देखिए हिम का भी अलग अर्थ होता है और आलय का भी अलग अर्थ होता है, ठीक है। आलय मतलब क्या होता है, घर होता है, और हिम का अर्थ क्या होता है, बर्फ होता है। तो बर्फ का घर हिमालय, बर्फ का घर। तो यहाँ पे देखिए हिम का भी अलग अर्थ निकला, आलय का भी अलग अर्थ निकला। तो जिस शब्द को खंड करने पर दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, दोनों के अर्थ निकलते हैं, तो वो हो गया आपका यौगिक शब्द। दूसरा देखिए मैंने पे विद्यालय लिखा है, दूसरा शब्द यहाँ पे देखिए जैसे मैंने विद्यालय लिखा है। विद्या मतलब देखिए मैं इसको खंड कर रही हूँ, विद्या प्लस आलय या विद्या धन आलय, मतलब विद्या का आलय, विद्या का घर। तो देखिए यहाँ पे मैं इस शब्द को खंड करने पर दोनों का ही अलग अर्थ निकला है, विद्यालय का विद्या का आलय, या हिमालय को मैंने तोड़ा तो हिम का आलय, ठीक है। तो ये हो गया आपका यौगिक शब्द। उसके बाद तीसरे पे आइए, ये है योग ऋण। देखिए ये कुछ अलग ही अर्थ प्रकट करता है। देखिए जिन यौगिक शब्दों का, यौगिक शब्द मतलब अभी मैंने पढ़ाया, यौगिक शब्द मतलब जिन शब्दों को खंड करने पर उसका अलग अलग अर्थ निकलता है, वो यौगिक है। तो जिन यौगिक शब्दों का एक ऋण अर्थ में प्रयोग होने लगा है उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल वे में अगर मैं बोलूं कि जब इन दोनों का खंड करने पर, जैसे कोई किसी शब्द का हम खंड करते तो उसका एक अलग उसका अर्थ निकलता है, लेकिन वो कोई दूसरा ही अर्थ प्रकट करने वाला है, कोई दूसरा ही मीनिंग वो दिखाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है दशानन। दशानन आप जानते हो, दशानन माने 10 है आनंद जिसके, दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके, आनंद अर्थात सिर। तो 10 सिर किनके होते हैं, किसके हैं, रावण के हैं। 10 सिर किसके हैं, रावण के हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए दशानन जो शब्द है वो कोई अलग ही अर्थ प्रकट कर रहा, उसका जो हम तोड़ रहे हैं तो वो 10 है आनंद जिसके, लेकिन वो अलग ही कोई नाम प्रकट करने जा रहा है, वो नाम क्या है, रावण। फिर जैसे दूसरा देखिए ये शब्द है पीतांबर। पीतांबर इसको हम अगर तोड़ते हैं इस शब्द को तो क्या होगा, ये पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। अंबर अर्थात वस्त्र, तो जो पीला वस्त्र धारण करते हैं अर्थात क्या होगा, कृष्ण। तो देखिए पीतांबर अर्थात यहाँ पे पीतांबर किसको इंडिकेट किया जा रहा है, कृष्ण को। और यहाँ पे दशानन किसको इंडिकेट कर रहे हैं, रावण को। तो समझ में आ रहा है। देखिए योग ऋण इन दोनों से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। योग ऋण शब्द जो दोनों के खंड करने पर उसका एक अलग ही अर्थ प्रकट करता है। तो देखिए ऐसे दशानन, दशानन से हम समझ जा रहे हैं 10 है आनंद जिसके, लेकिन वो किसके हैं, रावण के। अर्थात यहाँ पे दशानन डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है रावण की ओर। उसके बाद पीतांबर, पीतांबर किसको इंडिकेट कर रहा है, कृष्ण की ओर, क्योंकि वो पीला वस्त्र धारण करते हैं या पीला वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। अर्थात वहां पे हो गया कृष्ण जी। पीतांबर अर्थात कृष्ण जी को बोला जा रहा है। तो रचना के आधार पर मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा जो है वो ये तो सेकंड नंबर है, उत्पत्ति के आधार पर पहले हमने पढ़ा था। दूसरा है रचना के आधार पर, अब है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए। अर्थ के आधार पर पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्द किसे बोलेंगे, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। माने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, माने आप कोई शब्द अगर उच्चारण कर रहे हो, बोल रहे हो, तो उस शब्द का एक अर्थ होना चाहिए कि सामने वाला समझ पाए कि आप ये बोलना चाह रहे हो।
ये शब्द बोल रहे हो, तो ये आपका हो जा रहा है सार्थक शब्द। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए चाय, पुस्तक। अब मैं चाय बोलूंगी तो आप झट से समझोगे चाय के बारे में बोल रही है। उसके बाद जैसे पुस्तक बोलूंगी तो पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है। वैसे ही निरर्थक शब्द, जैसे सार्थक शब्द आप समझ रहे हो कि कोई शब्द कि जिन शब्द का कोई ना कोई अर्थ हो वो हो गया सार्थक। और निरर्थक शब्द किसे बोलेंगे, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, माने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना पानी वानी, ठीक है, डंडा वंडा, ठीक है, तो रोटी वोटी, तो इस प्रकार के शब्द। देखिए यहाँ पे पानी वानी, पानी तो हमने समझ लिया भाई पानी, लेकिन उसका ये वानी क्या है, तो ये है आपका निरर्थक शब्द, माने ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे डंडा वंडा, तो डंडा तो हम समझ रहे हैं, डंडे के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन वंडा क्या है। तो इस प्रकार से ये सार्थक और निरर्थक ये शब्द समझना बहुत ही आसान होया। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया है। देखिए बच्चों, शब्द विचार में हमने 4 भेदों के बारे में हमने पढ़ा। हम इससे पहले 3 भेदों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चौथा जो भेद है प्रयोग के आधार पर, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अभी ये चौथा नंबर जो है वो है प्रयोग के आधार पर। तो देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अभी विकारी शब्द क्या है? तो जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, पुरुष आदि काल आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाता है तो वो विकारी शब्द कहलाता है। मतलब लिंग, वचन, पुरुष, काल के अनुसार शब्द में परिवर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे लड़का है, लड़का का अगर हो जाता है लड़की, लड़का का अगर लड़की हो गया तो देखिए यहाँ पे लिंग परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद देखिए अच्छा का हो गया अच्छे, तो देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, पे वचन परिवर्तन, ये एक वचन है तो ये बहुवचन हो जा रहा है। यहाँ पे जैसे लड़का और लड़की, लड़का पुल्लिंग है, लड़की हो गया तो वो स्त्रीलिंग हो गया। मतलब शब्द में जब परिवर्तन हो जाता है तो वो विकारी शब्द कहलाता है। और अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, तो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंदर, बाहर। इसलिए एक और बात कि यहाँ पे विकारी शब्द के जो मेन जो शब्द हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्द में क्या है? क्रिया, विशेषण। हाँ, यहाँ पे ऐसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो ये 4 जो है इनमें क्या होता है, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वो हो गया आपका अविकारी शब्द। तो आशा करती हूँ आपको ये शब्द विचार समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। Subscribe. Click on the bell. Like, comment, share.